हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की वर्कशीट नंबर 13 और आज डेट है 10 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है पूर्णांकों की तुलना। आप पूर्णांक चैप्टर बहुत सारी वर्कशीट्स में कर चुके हैं, जहां पर आपने पूर्णांकों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आज हम सीखेंगे कि हम कैसे पूर्णांकों की तुलना करते हैं, यानी हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा पूर्णांक बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हमें बोला गया है, अगर हम दो धनात्मक पूर्णांकों की तुलना कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक यानी जिसके साथ एक जमा का निशान होता है, यानी पॉजिटिव निशान होता है, तो उन पूर्णांकों में जो पूर्णांक संख्यात्मक मान ज्यादा लेकर आएगा, जिसकी संख्या बड़ी होगी, वही बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया गया है, 64 और 34 यानी 64 और एक तरफ लिखा गया है 34। तो दोनों में से दोनों, पहले बात तो पॉजिटिव नंबर है, दोनों धनात्मक है, घनात्मक जिसको आप बोलते हैं। दोनों ही घनात्मक होने के साथ साथ दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है? आपको बड़ा दिख रहा है 64, तो यानी 64 ही यहाँ पर बड़ा होगा। इसी प्रकार से देखिए, अगर एक तरफ लिखा हो संख्या 105 और एक तरफ लिखी हो 501, तो दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है अगर आपको ये बताना हो। तो दोनों ही धनात्मक पूर्णांक है, दोनों के सामने कोई चिन्ह नहीं है, यानी दोनों के चिन्ह कैसे हैं? जमा के चिन्ह है। तो जो संख्या का मान दिखने में बड़ा होगा वही मान दोनों में बड़ा होगा। तो दोनों में से बड़ा दिखने में बड़ी कौन सी है? 105 और 501। दोनों में से बड़ी है 501, तो इसीलिए बड़ी कौन सी होगी? 501 संख्या। इसके बाद दूसरा बिंदु देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया। दूसरे बिंदु में हमें बताया गया है कि अगर हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों की तुलना करें, अब ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? दोनों नंबर माइनस के हों, तो वह पूर्णांक छोटा होगा जिसका संख्यात्मक मान अधिक है। जो हमने धनात्मक पूर्णांकों में किया, यानी जमा वाले पूर्णांकों में किया, उसका उल्टा हम यहाँ करने वाले हैं। देखिए, अगर एक संख्या है 45 माइनस 45 और दूसरी है माइनस 65 यानी माइनस 65, तो दिखने में दोनों में से कौन सी बड़ी है? बड़ी तो 65 है, लेकिन क्योंकि दोनों की संख्या के पास घटा के चिन्ह है, तो दिखने में जो संख्या छोटी होगी, जो कि है -45, दिखने में छोटी है ना, जो संख्या दिखने में छोटी होगी असल में वह संख्या बड़ी होगी यदि दोनों संख्याएं कैसी हैं? घटा की, यानी ऋणात्मक। तो आपको याद रखना है। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ संख्या लिखी है -12 और दूसरी तरफ संख्या लिखी है -21। दोनों के पास अपने अपने घटा के चिन्ह है। दिखने में छोटा कौन है दोनों में से? दिखने में छोटा तो 12 है, लेकिन दिखने में जो छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी अगर दोनों के पास घटा के चिन्ह है। एक उदाहरण और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अगर एक संख्या है -50 और एक संख्या है आपके पास -10, ठीक है, एक तरफ 10 है और एक तरफ 50, लेकिन दोनों कैसे हैं? घटा के, -10 और -50। तो दिखने में छोटा कौन है? दिखने में छोटा तो 10 है, क्योंकि दोनों ही चिन्ह घटा के थे, तो जो संख्या दिखने में छोटी है वह बड़ी हो जाएगी। ठीक है। अब इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए। अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, एक तरफ है 45 और एक तरफ है 54, लेकिन दोनों ही संख्याएं जमा की हैं। अगर दोनों संख्याएं जमा की हैं, जो दिखने में बड़ी संख्या है वही बड़ी होगी, लेकिन अगर दोनों संख्याएं घटा की हैं तो जो दिखने में छोटी है वह बड़ी होगी। आपको ये रूल बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा बिंदु आज का, जो तीसरा पॉइंट यहाँ पे हमें डिस्कस करना है, समझना है। देखिए, अगर हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की तुलना करें तो धनात्मक पूर्णांक, यानी जिसको धनात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, वह बड़ा होगा। यानी अगर एक जमा की संख्या है और एक है घटा के चिन्ह की संख्या, तो हमेशा ही जमा वाली संख्या बड़ी होगी। दिखने में घटा वाली संख्या जितनी भी बड़ी लगे, लेकिन जमा वाली संख्या को नहीं पीछे छोड़ पाएगी। जमा वाली संख्या हमेशा आगे निकल जाएगी और वही बड़ी होगी। इसी प्रकार देखिए, अगर एक तरफ लिखा हो 500 और एक तरफ लिखा हो 100 और 500 की संख्या माइनस का चिन्ह अपने साथ रखती हो, -500 और एक तरफ है 100, तो 500 तो आपको पता है बड़ी संख्या है, लेकिन क्योंकि इसके पास घटा का निशान है तो ये बड़ी नहीं रही। बड़ी कौन हो गई? 100। तो यानी -500 और 100 में से कौन सी संख्या बड़ी है? 100, क्योंकि ये है एक धनात्मक पूर्णांक है, जमा की संख्या है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, यानी ये जमा का चिन्ह है। इसके बाद हम समझते हैं बिंदु नंबर 4, यानी पॉइंट नंबर 4। 0 और सभी ऋणात्मक पूर्णांकों में कौन बड़ा है? तो एक तरफ अगर एक 0 लिखा हो और एक तरफ लिखा हो -5,
तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि 0 में और सभी के सभी ऋणात्मक पूर्णांकों में हमेशा ही 0 बड़ा होगा। मान लीजिए एक अंक है 0 और एक अंक है बहुत कोई बड़ा, यानी 145 अंक ले लेते हैं, यानी -145। ठीक है, तो इन दोनों में से भी बड़ा कौन होगा? 0 ही बड़ा होगा। अंक कितना भी बड़ा क्यों ना हो घटा वाला, हमेशा उसमें 0 ही बड़ा होगा, अगर 0 और घटा की संख्या में से आपको बड़ा बताना हो तो। इसके बाद अगला बिंदु देखिए 5वां बिंदु यानी 5th पॉइंट। यहाँ पर हमें क्या बताना है? 0 में से, यानी 0 और सभी घनात्मक पूर्णांकों में 0 सबसे छोटा होता है। उल्टा हो गया ना फिर से, एक तरफ अगर 0 लिखा हो और एक तरफ लिखा हो 525, तो दोनों में से कौन बड़ा है? आपको पता है 525 बड़ा है, 0 तो नहीं बड़ा हो सकता। लेकिन अगर बेटा यहाँ पर इस 525 के पास घटा का चिन्ह होता तो कौन बड़ा होता? तो बड़ा होता 0, क्योंकि घटा का चिन्ह आते ही ये 525 छोटा हो जाएगा और 0 बड़ा बन जाएगा। तो पांचों बिंदु आपको अच्छे से समझ आए। इसके बाद हम समझते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांकों की तुलना के बारे में। संख्या रेखा पर पूर्णांकों को दर्शाना आपने पहले भी सीखा था। आप जानते हैं संख्या रेखा पर शून्य को इस तरीके से बीच में लिखा जाता है और संख्या रेखा पर राइट हैंड साइड पे, है ना, सीधे हाथ की तरफ सारे के सारे घनात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं। ये देखिए सारे घनात्मक पूर्णांक है 1 2 3 4 5, और 0 से उल्टे हाथ की तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जो कि इस प्रकार है LHS, इस तरफ सारे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक लिखे जाते हैं। लिखे गए हैं ना यहाँ पर संख्या रेखा पर भी। देखिए 1 2 3 4 5 सारे घनात्मक है, -1 -2 -3 -4 -5 ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक है। अब आपको पता है बेटा 1 और 2 में से अगर आपसे पूछा जाए कौन बड़ा होगा? 1 बड़ा होगा। 0 और 1 में से, और 1 और 2 में से कौन बड़ा होगा? 2 2 और 3 में से 3 3 और 4 में से 4 4 और 5 में से 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि संख्या रेखा पर यदि हम सीधे हाथ की तरफ आगे की तरफ बढ़ें, यानी RHS की तरफ आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो पूर्णांकों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी दाएं हाथ की तरफ बढ़ने पर हमारी पूर्णांकों की संख्या बढ़ रही है। इसी प्रकार अब आप समझ चुके हैं 0 और -1 में से कौन बड़ा होगा? एक संख्या घटा की है और एक 0 है तो 0 ही बड़ा होता है हमेशा। -1 और -2 दिखने में कौन छोटा है? -1 बड़ा होगा। -2 -3 दिखने में कौन छोटा है? -2 बड़ा होगा। याद है ना, दोनों घटा की संख्याएं हो तो जो दिखने में छोटी होती है वह बड़ी होती है। तो इसी प्रकार से जब आप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं ना संख्याएं छोटी होती जा रही हैं। अगर आपसे बोला जाए -5 और इस -1 इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो दिखने में कौन छोटा है? 1, तो यानी 1 तो बड़ा है लेकिन -5 छोटा है। तो पीछे पीछे जैसे जाते जा रहे हैं हम LHS की तरफ, यानी जैसे ही हम संख्या रेखा पर बाईं ओर जाते हैं तो पूर्णांक का मान घटता जाता है। समझ पाए आप इसको अब? इसलिए पूर्णांकों को निम्न रूप में लिखा जाता है। इसीलिए पूर्णांकों को लिखने का रूप भी इसी तरीके से, 0 से जो संख्याएं आगे बढ़ती तरफ हैं यानी RHS की तरफ हैं वो बढ़ती हुई संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, और 0 से उल्टे हाथ की तरफ जो संख्याएं हैं वह लिखी जाती हैं -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार संख्याएं घटती जाएंगी इस तरफ। अब इसीलिए देखिए यहाँ पर -3 और -2 में कौन बड़ा है? -2। -2 और -1 में -1। 0 और -1 में 0, क्योंकि 0 सबसे बड़ा होता है सभी ऋणात्मक संख्याओं में, और 0 और 1 में से 1 बड़ा है, ये तो आपको पता ही है। 1 और 2 में से 2 बड़ा है, 2 और 3 में से भी 3 बड़ा है। तो ये सब डिस्कशन, ये सब समझ आपको पहले भी थी, लेकिन आज हमने थोड़ी सी और रिवीजन कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कुछ याद रखने योग्य बिंदु जो आज की वर्कशीट में हमने सीखे हैं, और पूर्णांकों की समझ के लिए हमें इसे हमेशा ही याद रखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बिंदु देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि सभी घनात्मक पूर्णांक सभी ऋणात्मक पूर्णांक से बड़े होते हैं। तो अभी आपने पढ़ा था ना कि कभी भी अगर एक तरफ कोई जमा की संख्या लिखी हो 4 और एक तरफ लिखी हो घटा की संख्या -4, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? घनात्मक पूर्णांक, यानी जमा की संख्या बड़ी होगी। इसी प्रकार अगला बिंदु देखिए क्या है कि 0 ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक, यानी 0 के सामने हम कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं, ना जमा का ना घटा का, क्योंकि 0 से कुछ ले लें या कुछ घटा दें, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तीसरा बिंदु देखिए, जैसे कि हम संख्या रेखा पर शून्य के दाईं ओर बढ़ते जाते हैं तो पूर्णांकों का मान बढ़ता जाता है। आप जानते हैं ना, ये संख्या रेखा है, इसके बाद अगर इसमें दाईं ओर बढ़ते जाएं 1 2 3 4, इस प्रकार जब संख्याएं आगे की तरफ जाती हैं राइट हैंड साइड में दाईं तरफ में, तो संख्याओं का मान बढ़ रहा है। चौथे वाले भाग में देखिए क्या बोला गया है, यदि हम संख्या रेखा पर बाईं ओर बढ़ें,
0, -1, -2, -3, -4, तो संख्याओं का मान घटता जा रहा है। आप जानते हैं 0 से नेगेटिव संख्या यानी घटा की तरफ जब संख्याएं की तरफ जब हम जाते हैं तो संख्याओं का मान घटता जाता है। इसके बाद देखिए हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। हमें समझ आ गई है कि एक जमा का पूर्णांक एक घटा के पूर्णांक से हमेशा बड़ा होता है। अभी सीखा ना हमने, अगर एक तरफ 40 लिखा हो और एक तरफ लिखा हो घटा 40, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? जमा वाला पूर्णांक। अगला, 0 और जमा के पूर्णांक में हमेशा कौन बड़ा होगा? जमा वाला पूर्णांक। यानी 0 में और किसी भी पूर्णांक में, मान लीजिए यहाँ पर लिखा गया हो 45, तो हमेशा 45 बड़ा होगा। यानी जमा का पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक है वह हमेशा 0 से बड़ा होता है। अगला देखिए, 0 और अगर कोई घटा का पूर्णांक, यानी अब की बार फिर से अगर -45 हो तो -45 दिखने में तो बड़ा है लेकिन घटा का चिन्ह होने की वजह से वह छोटा है। तो दोनों में कौन बड़ा होगा? दोनों में से बड़ा होगा 0। इसके बाद हम अभ्यास कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं जो प्रश्न हमें नीचे दिए गए हैं। आओ करो वाले प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है कि बड़ी पूर्णांक संख्या पर गोला लगाइए। तो पहले प्रश्न में 2-2 करके हमें संख्याएं दे रखी हैं। देखिए -5 और -2, -5 और 2, तो एक घटा की संख्या है, एक जमा की संख्या, तो दोनों में से बड़ी कौन सी होगी? जमा की संख्या हमेशा घटा की संख्या से बड़ी होती है, तो यानी कौन बड़ा होगा? 2 बड़ा होगा। इसके बाद देखिए बी भाग में -6 और जमा 6, इन दोनों में भी एक संख्या जमा की है एक घटा की है, तो जमा की संख्या हमेशा बड़ी होती है। -6 और +6 में कौन बड़ा होगा? +6। बी तीसरे भाग में देखिए 0 और -12। अब आपने पढ़ा था यदि एक संख्या 0 है और एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमेशा 0 बड़ा होता है। डी भाग में आ जाते हैं, एक संख्या है जमा 3 और एक संख्या है घटा 5। एक संख्या जमा की है और एक घटा की है, तो कौन बड़ा होगा? जमा की संख्या हमेशा बड़ी होती है घटा की संख्या से। अब इसके बाद शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में बोला गया है रिक्त स्थान में चिन्ह लगाइए, बड़ा है, छोटा है या बराबर है, यह आपको बताना है। तो पहला भाग देखिए क्या है? 0 और -3। तो अभी हमने सीखा था 0 और घटा की संख्या यानी एक ऋणात्मक संख्या में हमेशा कौन बड़ा होता है? 0 बड़ा होता है। तो कौन बड़ा हो जाएगा? यहाँ पे 0 बड़ा हो जाएगा। 0 की तरफ खुला हुआ मुंह बन जाएगा इस चिन्ह का। अगला -60 और -80, तो दोनों संख्याएं अगर घटा की हों तो मैंने आपको क्या बताया था? दिखने में जो छोटी है वह बड़ी है। दिखने में कौन छोटी है? 60, तो यानी बड़ी कौन सी हो जाएगी? 60 बड़ी हो जाएगी। अगला -43 और -5। अब दिखने में जो छोटी है वो बड़ी, क्योंकि दोनों संख्याएं घटा की हैं, तो -5 बड़ा हो जाएगा उस तरफ, ये जो चिन्ह है उसका खुला हुआ मुंह उस तरफ हो जाएगा। अगला भाग देखिए 40 और -51। अब 40 जमा का है और -51 तो घटा का है, तो एक अगर घटा की संख्या हो यानी जमा की संख्या और एक तरफ घटा की संख्या हो यानी घटा का पूर्णांक हो, तो कौन बड़ा होता है? हमेशा जमा का पूर्णांक। तो यानी कौन बड़ा होगा? 40 बड़ा होगा। अगले भाग में देखिए 106 और 80, दोनों के पास कोई चिन्ह नहीं है यानी दोनों जमा की संख्या है। तो जमा की संख्याओं में तो आप आसानी से कर सकते हैं कौन सा बड़ा है? 106 बड़ा है। इसके बाद अगले भाग में देखिए, लास्ट भाग में देखिए इस प्रश्न के क्या बोला गया है? -7 और 5। अब दोनों में से एक संख्या जमा है और एक संख्या के पास घटा का चिन्ह है, तो दोनों में से कौन बड़ा होगा? जमा की संख्या यानी 5 बड़ा हो जाएगा। हमने सीख लिया कि 5 बड़ा होगा -7 से। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या हमें करना है? निम्नलिखित पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लगाना है। बढ़ते क्रम का मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर आखिर में सबसे बड़े अंक को हमें लगाना है। तो जो हमें अंक दिए गए हैं इसमें हमें सबसे छोटा अंक ढूंढना है। तो सबसे छोटा तो घटा की संख्या में ही होता है। तो घटा की संख्या देखिए कौन कौन सी है? -4 और -8। दिखने में जो छोटी होगी वह बड़ी होगी, लेकिन जो दिखने में बड़ी है वह छोटी है घटा के लिए। तो यानी सबसे छोटी संख्या है -8। इसके बाद कौन होगी? अगली घटा की संख्या -4। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 0 मौजूद है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद कौन कौन सी संख्या अब हमारी बच गई? अब हमारी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बच गई यानी जमा की संख्याएं। तो 4 और 6 में से कौन सी संख्या बड़ी है? वो संख्या हमें छोटी संख्या को पहले लगाना, तो पहले कौन सी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या है हमारी 6 जो कि आखिरी में चली जाएगी। तो देखो सबसे बड़ी संख्या लास्ट में आनी चाहिए थी, लास्ट में आ गई। इसके बाद देखिए दूसरे भाग में -1, 7, 14, -28 और 35 सबसे छोटी संख्या होती है घटा वाली। तो घटा में सबसे छोटी कौन है? 28, यानी दिखने में जो बड़ी थी वो छोटी बन गई, तो -28 को हम लिख देंगे। इसके बाद कौन सी घटा की संख्या है? -1, उसको भी लिख देते हैं। अब बाकी की संख्याएं हैं हमारी जो हैं, इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे छोटी है? सबसे छोटी है 7, तो सबसे पहले आ जाएगा 7।
फिर 14 और फिर 35। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी यहाँ पे? 35। तीसरा प्रश्न हमारा पूरा हो गया। अब हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें बोला गया है कि पूर्णांकों को घटते क्रम में लगाइए, यानी सबसे बड़ा पूर्णांक पहले आएगा, फिर उससे छोटा आएगा और फिर आखिरी में आएगा सबसे छोटा। तो सबसे बड़े पूर्णांक को सबसे पहले आपको ढूंढना है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक हमें किस में मिलेगा? हमें धनात्मक संख्याओं में ही हमारा सबसे बड़ा पूर्णांक मिलेगा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? 6। तो सबसे पहले कौन आएगा? 6, उसके बाद 5। अब इसके बाद कौन आएगा? 0, क्योंकि 0 भी मौजूद था यहाँ पे। अब इसके बाद बचे हमारे पास हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांकों में यहाँ पर हमें किसको लगाना है? सबसे पहले हमें लगाना है बड़े वाले को पहले। तो बड़ा कौन है? -2, यानी दिखने में जो छोटा था वह पूर्णांक बड़ा हो जाएगा, क्योंकि घटा के पूर्णांकों में ऐसा ही होता है। और आखिरी में आ जाएगा -7। लास्ट वाला भाग देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है? फिर से यही घटते क्रम। तो सबसे बड़ा अंक ढूंढिए। सबसे बड़ा अंक तो 75 यानी 75, लेकिन इसके साथ घटा का चिन्ह लगा है, तो यानी ये तो सबसे छोटा बन गया। तो सबसे बड़ा अंक यानी हमें जो हमारे धनात्मक पूर्णांक है, जमा के पूर्णांक है, उसमें मिलता है 69। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा यहाँ पे? 69, उसके बाद 64, उसके बाद 28। जमा के पूर्णांक सारे खत्म हो गए। अब घटा के पूर्णांकों के लगाने की बारी है। तो घटा के पूर्णांकों को देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा पहले आना चाहिए। पहले आना चाहिए बड़ा वाला। तो दिखने में जो छोटा है यानी -2 वह बड़ा हो जाएगा। तो -2 पहले, -42 पहले आएगा और फिर आखिरी में आएगा -75, जो दिखने में बड़ा था लेकिन घटा का चिन्ह होने की वजह से सबसे छोटा बन गया। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि पूर्णांकों में हम किस प्रकार से तुलना कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कौन सा पूर्णांक बड़ा है और कौन सा छोटा है। इन सभी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से आज की वर्कशीट फिनिश कीजिए और अपने सब्जेक्ट टीचर को इसकी फोटो क्लिक करके सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।